हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें पढ़ेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को, क्या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक को, फिर स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक को। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक में पढ़ी थी हर ग्रुप की, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास में ब्लॉक में अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, तो हम लोग एक एक करके ही पढ़ेंगे। ब्लॉक में यहाँ पे ग्रुप ना होने की वजह क्या होती है, यहाँ पे सीरीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका नाम क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पता होगा आपको, एस ब्लॉक इधर होता है, पी ब्लॉक इधर होता है और डी ब्लॉक कहाँ आता है, बीच में आता है। तो ये ट्रांजिशन में आता है किसके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ट्रांजिशन में आता है। मतलब क्या, बीच में आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो बीच में आते हैं एस के और पी के, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की 5D सीरीज़ और ट्रांजिशन एलिमेंट की 6D सीरीज़ जो होती है, इसमें क्या कर दिया गया है, कुछ एलिमेंट्स को हटा के नीचे एक सेपरेट ब्लॉक में प्लेस कर दिया गया है। वो कौन से एलिमेंट्स है, वो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी दो सीरीज़ में से बीच में से एलिमेंट्स को ओमिट करके नीचे एक अलग सीरीज़ में अलग ब्लॉक में प्लेस कर दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और उनका नाम क्या दे दिया गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिया गया है। क्यों है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं ये, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। चलिए, तो देर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। मेनली अगर आप देखोगे तो 4 सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की। सबसे पहली क्या है, 3D सीरीज़, कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पे ख़त्म होती है। दूसरी सीरीज़ है 4D सीरीज़, यट्रियम से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, कैडमियम पे ख़त्म होती है। 5D सीरीज़ लेंथेनम से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, मरकरी पे ख़त्म होती है, ओमिटिंग Ce2Lu। यही वाला मैं बता रहा था आपको, ये क्या कर देते हैं, ये पहली सीरीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसको यहाँ से ओमिट कर देते हैं। 6D सीरीज़ एक्टीनियम पे शुरू होती है और अभी तक कंटिन्यूड है, ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है, तो हमने इतना ही लिख के छोड़ दिया, इट बिगिंस विद एक्टीनियम। ठीक, और इसमें भी क्या होता है, एक्टीनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो 14 एलिमेंट्स ओमिट करके क्या कर दिए गए हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी दूसरी सीरीज़ बना दी गई है उससे। तो एक सीरीज़ यहाँ से आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की और एक सीरीज़ 6D सीरीज़ से आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बीच में आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के। यही रीज़न है क्या कर दिया जाता है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ये जो मैं आपको बात ऊपर बता के आ गया वही सेम लिखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं पता ही है सबको, n-1 D 1 to 10 और ns क्या होता है 1 to 2 होता है। इस तरीके से कन्फिग्रेशन होती है, 3D 1 होगा, 4s 2 होगा, 3D 5 हो सकता है, 4s 1 हो सकता है, मतलब इस तरीके का है। कहने का मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो डी वाला है ये एक कम होता है इससे हमेशा। 4s को फिल करते हैं और 3D को भी फिल करते हैं और अलग अलग पैटर्न में फिल किए जाते हैं। किसी में 4s फिल कर देते हैं हम लोग, फिर 3D में आते हैं, 3D में से 4s में से निकाल के 3D में भी दे सकते हैं। वो सीखेंगे आगे आगे चल के जैसे जैसे आएगा। With partially filled d orbital, most of these elements of the series display a variety of oxidation state and forms colored compound। आगे सीखेंगे हम इस चीज़ को कि कलर्ड कंपाउंड कैसे बनाते हैं। बस यहाँ पे हमने फिलहाल इतना ही बता दिया है कि इनकी डी ऑर्बिटल क्या होती है, पार्शियली फिल्ड होती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है। तो ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के इधर उधर, और अलग अलग कलर्ड कंपाउंड्स भी बना सकता है। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पता ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास में, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं हम ये सेपरेट हेडिंग डालेंगे सब चीज़, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर, एक एक करके सेपरेट हेडिंग डाल डाल के पढ़ेंगे आगे चल के। बस यहाँ पे फिलहाल ब्रीफ में बता दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं, पर फिर भी ये मान के चलिए कि चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस हैं इसके आने के, एटॉमिक रेडियाई के। और अब तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलमोस्ट काट ही दिया इस साल पूरे सिलेबस में से, तो डी ब्लॉक में से ही क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से नहीं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्मॉलर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लार्जर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात सबको समझ में आ भी रही होगी। हमने बोला कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ आते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ आते हैं।
और हम कर क्या रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अगर आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हो तो साइज़ क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन या ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो कैन डिक्रीज होने का मतलब क्या, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सबसे बड़े, पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे छोटे। यानी कि डी वालों को कंपेयर करें तो डी वालों का साइज़ एस वालों से तो बड़ा होता है लेकिन पी वालों से छोटा होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग कि एस से बड़ा होता है और पी से छोटा होता है। याद क्या रखना है आपको, ये तो आप वैसे ही समझ सकते हो। ठीक है, सॉरी, एस वालों से छोटा होता है और पी वालों से बड़ा होता है। ठीक, in transition series as the atomic number increases the atomic radius first decreases till the middle becomes almost constant and then increases towards the end of the period। क्या बोला गया यहाँ पे कि ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप चल रहे हो किसी भी सीरीज में, 3D सीरीज में चलो, 4D में चलो, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट का नॉर्मल ट्रेंड क्या होता था कि लेफ्ट टू राइट जाते थे तो साइज डिक्रीज होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज पहले तो नॉर्मल ट्रेंड दिखाता है, डिक्रीज होता है मिडिल तक, बीच तक ऐसा होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, पीरियड के एंड पे जाके। यानी कि नॉर्मल ट्रेंड क्या था, अगर हम कोई स्पेशलाइजेशन या एक्सेप्शन नहीं आता यहाँ, तो नॉर्मल ट्रेंड वॉज कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 3D सीरीज में तो साइज़ डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रहता। साइज़ डिक्रीज तो होता है इनिशियली, अब टिल ये मान के चलिए आप 21 से मैं स्टार्ट करूँ तो 21, 22, 23, 24 यहाँ तक तो सेम क्या कहते हैं डिक्रीज होता है। फिर बीच में 24, 25 या 25, 26 के लिए बोल सकते हो एलिमेंट, मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, 25, 26 मैंगनीज़ के लिए, तो इनके लिए क्या होता है कि साइज़ कांस्टेंट हो जाएगा और फिर आगे चलेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या है इसका रीज़न, वो समझते हैं। The decrease in atomic radii in the beginning is due to the increase in the effective nuclear charge with the increase in atomic number। ये बात तो सबको पता ही है कि जब हम, अभी मैंने बताई भी थी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होने का नॉर्मल ट्रेंड का रीज़न क्या रहता है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर बढ़ने से, तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये नॉर्मल ट्रेंड समझ में आ गया कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टेंट क्यों रह जाता है। हाउएवर with the increase in the number of electron in n-1d orbital, the screening effect of these d electrons on the outermost ns electron also increases। हमने क्या बोला कि जैसे जैसे हम क्या होते करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते चले जा रहे हैं n-1d ऑर्बिटल में, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है डी इलेक्ट्रॉन्स का, किसके लिए, आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी बढ़ता जा रहा है। दिस इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ये जो इंक्रीज है ये क्या कर देता है, काउंटर इफेक्ट कर देता है किसको, न्यूक्लियर चार्ज के बैलेंस को। न्यूक्लियर चार्ज को एक तरीके से कह सकते हो कि आप काउंटर बैलेंस कर देता है या काउंटर इफेक्ट कर देता है उसके इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। देयरफॉर द एटॉमिक रेडिया रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। इसीलिए एटॉमिक रेडिया बीच में सीरीज के कांस्टेंट रहता है। नहीं आई बात समझ में, देखिए इस तरीके से समझिए। मान लो ये न्यूक्लियस, ये सबशेल नहीं से समझाना चाह रहा हूँ मैं। मान लो ये मेरे पास में क्या आ गई, 3D सबशेल है, ठीक है, और इसके बाहर कौन सी सबशेल आएगी, 4S सबशेल आएगी। ये कोई ये ना कहने लग जाना कमेंट करके कि सबशेल तो ऐसी होती नहीं है, सबशेल तो हम बना ही नहीं सकते, सबशेल में तो ऑर्बिटल होती है, फलान ढमकाना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, तो आप रफली समझ लीजिए कि किस तरीके से बोला जा रहा है कि साइज़ कांस्टेंट हो रहा है। ये मान लिया मैंने 3D है, 3D में मैंने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करे थे अभी तक, तो क्या हो रहा था, मान लो 3D1 था और 4s2 था कन्फिग्रेशन, जैसे कि स्कैंडियम में होता है। 3D1 4s2 कन्फिग्रेशन था, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, ये तो सबको पता है कि s ऑर्बिटल सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, p उससे बेकार और d उससे बेकार, और f सबशेल जो होती है वो बिल्कुल बेकार शील्ड होती है, सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराएगी वो। हाँ जी, तो 3D में मैंने बोला कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, मैं स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन लिखी 3D1 4s2, और अभी बताया कि d ऑर्बिटल जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम नहीं कर सकती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर भेज सकता है और क्या कर सकता है, इनको पुल कर सकता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके रखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आगे आगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा और क्या होता चला जाएगा, ये इनको टाइटली खींचता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और साइज़ को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। लेकिन अब क्या हुआ कि हम जब आगे पहुँचे कन्फिग्रेशन में, हम लोग आगे चले, तो 3D में कन्फिग्रेशन, 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे थे, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि शेल जो है, सबशेल जो है 3D सबशेल, वो फिलअप होती चली जा रही है। तो वो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, अब D सबशेल बेकार शील्ड की तरह काम करती है, लेकिन
उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको बाहर तक नहीं जाने देंगे, न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक नहीं जाने देंगे और वहीं रोक लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमने बोला कि और इंक्रीज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज होने का कितना मतलब, जब 4 से ज़्यादा बढ़ गए, 4 5 हो गए, 6 हो गए, इस तरीके से शुरू हुआ। अभी तक पेयरिंग शुरू नहीं है, 6 पे मत जाओ, 4 और 5 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 3D4 हो गया, 3D5 हो गया कन्फिग्रेशन, तो क्या होता है कि अब न्यूक्लियस का चार्ज जितना पहले बाहर जा पा रहा था उतना नहीं जा पाएगा और वो न्यूक्लियस का चार्ज कुछ रुक जाएगा बीच में। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज था उसको काउंटर बैलेंस किसने कर दिया, 3D सब शेल का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए उसकी शील्ड ने काउंटर बैलेंस कर दिया। काउंटर बैलेंस से नहीं समझ में आता तो इस तरीके से समझ लीजिए कि न्यूक्लियस का चार्ज जो पहले बड़ी आसानी से बाहर जा पा रहा था, 3D इलेक्ट्रॉन्स, भाई 3D सब शेल खाली पड़ी थी, रोकथाम करने वाला कोई था नहीं, आराम से न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा रहा था, 4s वालों को खींच के ला रहा था। लेकिन अब 3D सब शेल में नंबर ऑफ सोल्जर्स की एंट्री हो चुकी है, सोल्जर्स इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। तो क्या न्यूक्लियर के चार्ज को वो बाहर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, उतना नहीं जाने देंगे जितना पहले जा रहा था, जाएगा तो लेकिन उतना नहीं जाएगा। जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि बीच में 4-5 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या हो जाता है, 4 वाले का या 5 वाले का जो साइज़ है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है और वो उसे रोक देता है। तो जितना साइज़ है उतने का उतना ही रहेगा। अब ऑफ 24 बोलो एटॉमिक नंबर और 25 बोलो एटॉमिक नंबर, ठीक है इनका। अब आपको एलिमेंट्स में ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि शायद याद होंगे 3D सीरीज़ के, तो एटलीस्ट इसलिए मैं 3D सीरीज़ से बताता चल रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये होती है 3D सीरीज़ पूरी आपकी। तो मैं जब से 24-25 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रोमियम और मैंगनीज की बात कर रहा हूँ। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, बुक में एक टेबल भी दे रखा है एनसीईआरटी में, आप उस टेबल को खोल के टैली कर सकते हैं। साथ साथ में वीडियो जब प्ले हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, वहाँ पे देखिए एटॉमिक रेडियाई वाला टेबल, मैच करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात दिख रही है आपको, साइज़ कांस्टेंट है, साइज़ इंक्रीज़ है, साइज़ डिक्रीज़ है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और पॉज करके समझते रहिए इस तरीके से। अब ये तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट से आगे चलते हैं। इंक्रीज, अब क्या बोला हमने, कांस्टेंट क्या आगे इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई का क्या रीजन, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टुवर्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbital of the penultimate shell occurs only after the d subshell is half filled. The repulsive interaction between the paired electrons in the d orbital may become very dominant towards the end of the series and cause an expansion of the electron cloud and resulting in an increase in atomic radii. क्या बात बोली गई समझिए सिंपल भाषा में, ये तो लिखने की बात हो गई। सिंपल भाषा में क्या बोला गया, हमने अभी बताया आपको कि हो क्या रहा है कि ये था न्यूक्लियस, इस तरीके से अभी बनाई थी 3D सबशेल। 3D सबशेल की कन्फिग्रेशन, अब 3D में सबको पता होगा 3D में कितनी ऑर्बिटल्स आती हैं, ऑर्बिटल आती है इसके अंदर कितनी, 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्लियर करके बनाता हूँ। 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये होगी 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल में सबने देखा है कन्फिग्रेशन कैसे होता है, 1 2 3 4 और 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, वो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना। अब तो हमने बोला जैसे ही हम 25 से आगे चलेंगे, 25 मतलब मैं 3D5 से आगे चला गया, हालांकि 26 में भी 3D5 होता है, 27 पे चलो, 27 पे चले गए हम, तो क्या होगा, जो पेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट होने के पे क्या हो जाएगा कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डी सबशेल जो थी उसके अंदर पहले थी भीड़भाड़ कम, एक ही इलेक्ट्रॉन था स्कैंडियम में, फिर टाइटेनियम में 2 हुए, वेनेडियम में 3 हुए, क्रोमियम में 4 हुए, ठीक है, क्रोमियम में 5 हो जाते हैं, मैंगनीज में भी 5 रहते हैं, फिर आयरन में 6 हुए, इस तरीके से चलता है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अब टिल मिडल तो पेयरिंग हुई नहीं, मिडिल ऑफ द एटॉमिक, मिडिल ऑफ द सीरीज से आगे हम बढ़े तो उसके बाद पेयरिंग शुरू हो गई। पेयरिंग शुरू हो गई मतलब भीड़ भाड़ बढ़ गई ऑर्बिटल के अंदर या सबशेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिपल्जन शुरू हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इतना ज़्यादा था कि इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कुछ कर ही नहीं पाए उसके सामने, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ एक्सपैंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ एक्सपैंड तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज हुआ।
डिक्रीज़ कैसे हुआ, कांस्टेंट कैसे रहा और इंक्रीज़ कैसे हुआ। लंबा है समझने में थोड़ा और लिखने के लिए भी लंबा है, पर एक बार अच्छे से समझ लो। नहीं आया हो प्लेबैक कर लो पीछे से जाके, दोबारा सुनो। फिर भी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट करना वीडियो के नीचे। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ और दूसरे तरीके समझाने की, अगर नहीं आता। लेकिन आ जाएगा, इतनी बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। एक बार में ना आए तो प्लेबैक कर लेना पीछे से वीडियो को, कमेंट करने से पहले इतना कष्ट कर लेना बस। The atomic radii usually increases down the group, but the atomic radii of the element of the second and the third transition series belong to a particular group are almost equal. This is due to lengthenoid contraction. हमने बोला कि एटॉमिक रेडिया डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो उनमें जो साइज है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आगे चल के पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को भी डिटेल में। Ionic radii, the ionic radii of the transition element follow the same order as their atomic radii, decrease with increase in oxidation state. सेम ऑर्डर है एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया का, तो आयनिक रेडिया को स्पेशली कुछ आपको याद करना नहीं है। अब चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। अब देखो, जब एटॉमिक साइज में इतनी वेरिएशन थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई वेरिएशन ना हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम ऐसे ही समझ लें, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ये नॉर्मल ट्रेंड बोल दें भाई, डिक्रीज इंक्रीज, नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आएंगे। देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट लोअर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नॉर्मल जैसे साइज का ट्रेंड रहता है, हम लोग इधर से इधर जा रहे थे तो क्या बोला था अभी हमने, साइज डिक्रीज हो रहा था, एस ब्लॉक इधर आ रहा था, डी ब्लॉक बीच में आ रहा था और पी ब्लॉक इधर आ रहा था। साइज डिक्रीज, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब पी ब्लॉक की जो होगी वो तो हायर होगी इससे, और एस ब्लॉक से कंपेयर करें तो इसकी हायर होगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक से तो हायर होती है लेकिन पी ब्लॉक से लोअर होती है। कहने का मतलब क्या है कि पी ब्लॉक की इनसे हायर होती है और इनकी एस ब्लॉक से हायर होती है। क्लियर है बात। आगे क्या बताया गया है, इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दो सम इर्रेगुलरिटीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती रहती है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से। अब सबको पता ही है कि भाई साइज डिक्रीज हो रहा है, सीरीज में चल रहे हैं हम लोग, 3D सीरीज में ऐसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चल के गए हम लोग, तो साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ इर्रेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। वो इर्रेगुलरिटीज़ क्या देखी गई हैं, क्या उनके पीछे का रीज़न है, वो समझते हैं हम। द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड विद ग्रेटर फोर्स। क्या बोला गया, इंक्रीज जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी में वो क्यों होता है वो तो सबको पता है, नॉर्मल ट्रेंड का रीज़न दिया है। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली पुल कर सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी इस तरफ जाएंगे तो। ठीक, आगे देखिए, द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल। हाँ, पेनल्टीमेट शेल ऊपर भी आया था, मैं वहाँ बताना भूल गया। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, जो आउटरमोस्ट शेल होती है उससे अंदर वाली शेल को पेनल्टीमेट शेल, या जो आउटरमोस्ट सब शेल होती है उससे अंदर वाली सब शेल को पेनल्टीमेट सब शेल बोलेंगे। पेनल्टीमेट क्या होता है, जो आपने मान लो मैंने ये बनाया न्यूक्लियस, ठीक, ये बनाई एक, ये बनाई दो और ये बनाई तीसरी शेल, तो ये तीसरी शेल है, ये आउटरमोस्ट शेल है अगर किसी की, तो ये वाली जो शेल होगी, ये वाली जो शेल होगी ये पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी। मतलब शेल प्रेजेंट इनसाइड, जस्ट इनसाइड द वैलेंस शेल, उसको हम लोग पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो डी सब शेल को हम लोग पेनल्टीमेट शेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डी के बाहर हमेशा 4s प्रेजेंट होगा। 3D होगा तो 4s हो जाएगा, 4D होगा तो 5s हो जाएगा, 5D होगा तो 6s हो जाएगा। तो डी हमेशा पेनल्टीमेट शेल ही रहती है, वो कभी आउटरमोस्ट शेल नहीं बनती। तो द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल with increase in atomic number provides a screening effect and shield the outer 5 electrons from the inward pole. Thus, the effect of increased nuclear charge and increased magnitude of screening effect tend to oppose each other. Consequently, the increase in ionization enthalpy along the series of transition element is very small. क्या बोला गया यहाँ पे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं और फिर समझते हैं चीज़ों को। देखिए, इस टेबल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आई होप समझ में आ जाएगा। फिर चलेंगे PDF पे, नोट्स में बताएंगे फिर क्या है कहानी। देखो, ये NCERT का एक टेबल है, आप खोल सकते हो अपनी बुक में भी समझ सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। मैं 3D सीरीज़ के लिए जब से सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझा रहा था, दिखा रहा था,
यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। स्कैंडियम 21 कन्फिग्रेशन क्या है इसका 3d1 4s2। टाइटेनियम का देखोगे 3d2 4s2 हो गया, और वेनेडियम का 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एटॉमिक रेडिया भी बता देता हूँ ऊपर से, जैसे आपको समझाया था। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साइज़ ये वाला जो होता है ना 3d5 वाले, ये जो दो होते हैं, इनके लिए क्या रहता है, साइज़ कांस्टेंट रहता है। जहाँ तक अभी तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, नॉर्मली साइज़ क्या हो रहा था, इस तरफ जा रहे थे डिक्रीज। इन वालों के लिए तो रहेगा कांस्टेंट ऑलमोस्ट, और फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देख रहे हो ना, शुरू हो गई 3d6 हो गया, 3d7 हो गया, 3d8 हो गया, 3d10 हो गया, तो फिर साइज़ क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कहानी होगी एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ की कहानी क्यों बता रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्योंकि सबको पता है एटॉमिक साइज़ की कहानी से क्या समझते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझते हैं। अब देखिए नॉर्मल ट्रेंड हमने क्या बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इस तरीके से अगर हम सीरीज़ में जा रहे हैं 3D सीरीज़ में, तो नॉर्मली डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, ठीक, नॉर्मली इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, सॉरी। पर वो इंक्रीज़ जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है। मतलब जो अगर आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हो ना, तो 100 कम से कम ये मान के चलो 70 80 90 100 तक इंक्रीज़ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये देखो कितना स्मॉल इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको। 631, 656, फिर कम हो गई 650, 653, 700, 762, 758, 736, 745। वही हमने बोला था कि इंक्रीज़ होती है नॉर्मली, लेकिन कहीं इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। वो इरेगुलरिटीज़ किस वजह से आ जाती हैं, इनकी कन्फिग्रेशन की वजह से आ जाती हैं। वो इतनी वो एक एक वैल्यू इसमें क्यों डिक्रीज़ हुई, इसमें क्यों इंक्रीज़ हुई, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं। नॉर्मली हम बस ये बता देंगे कि ये जो इंक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम चले गए पूर्व में घूम के, यहाँ से यहाँ तक 630 से सिर्फ 740 हुआ, मतलब पूरे 9 एलिमेंट में चल के चला गया, लेकिन 110 तक का इंक्रीज़ हुआ है बस। और मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में जाके देखोगे तो 100 तक का तो इंक्रीज़ एक से दूसरे में हो जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ है, लेकिन वेरी स्मॉल इंक्रीज़ है। उसके पीछे का रीज़न याद कर लेना है या समझ लेना है, जो मैंने आपको एटॉमिक साइज़ में समझाया था कि क्या होता है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को, जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो D5 से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, या D5 से ऊपर क्या बढ़ते चले जाते हैं, ये सोचो कि डी के जैसे जैसे डी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, वो क्या करते रहते हैं, काउंटर इफेक्ट करते रहते हैं इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। वो काउंटर इफेक्ट कर देंगे इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर तक नहीं पहुंच रहा ना, बाहर तक नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इस बात समझ में आ रही है। बाहर वाला, अगर भाई न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाली शेल तक पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बाहर वाली शेल तक नहीं पहुंचता तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है। तो हमने यहाँ पे बोला कि 3D में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये देखो आप, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पे क्या हो जा रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं सेल में, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो वो शील्डिंग इफेक्ट और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीज बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना देख के क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। 631, 656, 650, इस तरीके से। समझ गए बात को। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या बात बताई गई थी वहाँ नीचे PDF में। हमने बोला था कि जो क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में देखो 653 है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यहाँ इसकी बात करें, जिंक की बात करें तो जिंक में 906 आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्रोमियम में या मैंगनीज में देख लो, मैंगनीज में 717 है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना, 700 तक पहुँच गई, ये 650 हो गई। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, इनकी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, इनकी कन्फिग्रेशन है। अगर ये इसकी कन्फिग्रेशन देखोगे 3d5 4s2, इसकी कन्फिग्रेशन देखोगे 3d5 4s1। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन देगा, जो स्टेबल 3d5 ऑर्बिटल है या तो वो देगी या फिर 4s1 वाला देगा, इसकी स्टेबल ऑक्टेट खत्म हो जाएगी। सेम कहानी है मैंगनीज की है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो या तो 4s में से निकलेगा या 3d में से निकलेगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है इसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, इतनी जल्दी लूज नहीं करेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसलिए क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है इनकी। और यहाँ पे देखो जिंक में तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, 700 तक चल रहे थे, कहाँ 630 से 740 ही हुई यहाँ तक, और यहाँ 740 से 906 हो गई। देख रहे हो,
कितना 160 के आसपास जो है वो 160 किलो जूल जो है वो बढ़ चुकी है। तो क्यों हुआ ये 160 किलो जूल का एकदम से इंक्रीज, शार्प इंक्रीज? ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन सब बात बयां कर देती है। 3d10 4s2 है, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कहाँ से निकालोगे? 4s फुलफिल्ड, 3d फुलफिल्ड, इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा? पागल थोड़े ना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के अनस्टेबल कन्फिग्रेशन में जाएगा, जब इसकी बिल्कुल हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसके पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी कैसी है? ज़्यादा है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सेप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सेप्शन के लिखने के लिए कि क्रोमियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है, जिंक की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है। तो कहीं भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको नंबर पता है, कन्फिग्रेशन लिख के देख लो, 1 मिनट में पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात टेबल से। चलेंगे पीडीएफ के ऊपर, देखते हैं फिर अब आगे क्या नोट्स हैं वो एक बार रीड आउट कर देते हैं। तो जो मैंने आपको टेबल में बताया वही यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। वही क्रोमियम की बात देखो, ये क्रोमियम की बात यहाँ पे लिखी है, और उसके बाद में 3d5 कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अनस्टेबल में चला जाएगा। जिंक की बात बताई गई है 3d10 4s2 की। और नीचे जो बात बताई गई है एक और चीज़, वो क्या है? द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 5d ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ 3d एंड 4d एलिमेंट्स। 5d ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है 3d और 4d के कंपैरेटिवली। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 5D में 4F का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। 5D सीरीज़ का मतलब है कि उसके अंदर 4F सबशेल भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब 4F सबशेल जैसे ही इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, तो क्या होगा? 4F सबशेल इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो और आसानी से बाहर जा सकता है, क्योंकि 4F सबशेल बिल्कुल ही बेकार शील्डिंग प्रोवाइड कराती है। तो 4F सबशेल की वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा सकता है। न्यूक्लियर चार्ज बाहर चला जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो जाएगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी 5D ट्रांजिशन एलिमेंट की एज कम्पेयर टू 3D एंड 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे उसमें मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरीके की और बढ़िया प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म होने पे फिर स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय। और जो पीडीएफ है भाई, पीडीएफ, हाँ ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया, और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वहाँ शेयर नहीं करूँगा। जो वीडियो देखेगा वो पीडीएफ खोल लेगा। पीडीएफ का पासवर्ड, क्योंकि पहली वीडियो है डी एंड एफ ब्लॉक की, तो पीडीएफ का पासवर्ड है 1 ONE 1 स्मॉल में। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।